जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे, जो आपके और दूसरों के लिए लाभप्रद होगा, तो वे आपका हौसला बढ़ाएँगे और जब आप इसका उल्टा करेंगे, तो वे आपको पूरी सावधानी बरतते हुए दंडित भी करेंगे। इससे अपने जीवन के लिए सबसे ज़रूरी कार्य करने के आपके संकल्प को उपयुक्त और सावधानीपूर्वक ढंग से सहारा मिलेगा। जिन लोगों के पास जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य नहीं होता, वे अनजाने में ही ऐसे कार्य करते हैं, जो उन्हें गत्र में ले जाते हैं। ये उस किस्म के लोग हैं, जो धूम्रपान छोड़ चुके व्यक्ति को सिगरेट पीने की पेशकश करेंगे और शराब छोड़ चुके व्यक्ति के सामने बियर की बोतल परोस देंगे। वे आपकी सफलता पर या तो ईर्ष्या करेंगे या फिर कोई ओछी हरकत करेंगे। वे या तो आपसे मिलना-जुलना बंद कर देंगे या आपको समर्थन देना बंद कर देंगे या फिर सक्रिय ढंग से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वे आपकी उपलब्धि के मुकाबले खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने अतीत के किसी असली या काल्पनिक कार्य का इस्तेमाल करेंगे। ये भी संभव है, वे आपके संकल्प को और आपको परखने के लिए आपकी परीक्षा ले रहे हों, पर आम तौर पर वे सिर्फ़ इसलिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके अंदर हाल ही में आए सुधार से उनके दोष और बड़े नज़र आने लगते हैं। यही कारण है कि हर अच्छा उदाहरण दरअसल भाग्यवश सामने आई एक चुनौती और हर नायक एक निर्णयकर्ता होता है। एंजेलो माइकल एंजेलो द्वारा रचित डेविड डेविड की संग संगमरमर की मूर्ति अपने दशक से मा मानो ये कह रही होती है कि तुम जो भी हो, उससे कहीं बेहतर बन सकते हो। जब आप चैटजीपीटी ये संगमरमर की मूर्ति के बारे में जो अभी पढ़ा मैंने, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है। थोड़ा-सा शॉर्ट में बताया करो ताकि मैं अ, जल्दी समझ जाऊँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं, तो एक तरह से आप वर्तमान की कमी और भविष्य के वादे को सामने रख रहे होते हैं। फिर आप लोगों की आत्मा को छक झकझोर देते हैं झकझोर देते हैं और उन्हें समझ में आता है कि उनकी निंदा करने और आगे ना बढ़ने की प्रवृत्ति कर्तसंगत नहीं है। चैटजीपीटी कर्तसंगत का मतलब क्या है? शॉर्ट में बताओ। ओके, इस तरह उनकी कहानी में वे केन और आप एबल का किरदार निभा रहे होते हैं। केन और एबल कौन है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने जीवन की भयावहता, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, के चलते परवाह करना नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वे संसार की ज़िम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाना नहीं चाहते, जबकि असल में ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। इस भुलावे में मत रहिए कि
कि हितकारी लोगों को अपने जीवन में लाना, बुरे और अहितकारी लोगों को अपने जीवन में लाने से ज़्यादा आसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा और स्वस्थ समझ वाला इंसान आदर्श व्यक्ति होता है। ऐसे इंसान के साथ बराबरी से खड़े होने के लिए हिम्मत और साहस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपने अंदर विनम्रता लाएँ और ज़रा साहस दिखाएँ। अपनी निर्णय क्षमता का इस्तेमाल करें और स्वयं को विवेकपूर्ण करुणा और दया से बचाएँ। जो लोग आपका हित चाहते हैं, उन्हें अपना दोस्त बनाएँ। जेमिनी सॉरी चैटजीपीटी ये जो इस भुलावे में मत रहना से लेकर दोस्त बना ले तक जो लाइन थी इसको थोड़ा शॉर्ट समरी में बताओ। थोड़ा शॉर्ट जल्दी बताना। अच्छा, मतलब जो अच्छे और समझदार इंसान होते हैं उनके साथ चलना आसान नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है ऑथर? अच्छा, वो झूठा तारीफ़ नहीं करेंगे। अगर तुम गलत हो, गलत बोलेंगे तुमको। अच्छा, समझा। चलो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, ना कि दूसरों से। भाई ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है शायद। पढ़कर ही लग रहा है इसके चैप्टर से, इसके टाइटल से। अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, ना कि दूसरों से। आपके अंदर का आलोचक पुराने ज़माने में जब हम में से अधिकांश लोग छोटे और ग्रामीण इलाकों में रहते थे, तो किसी भी चीज़ में दक्ष होना आसान था। कोई अ, होम कमिंग क्वीन या प्रॉम क्वीन यानी अमेरिकी हाई स्कूल छात्रों के लिए औपचारिक रूप से आयोजित नृत्य कार्यक्रम में छात्रों द्वारा एक मत से चुनी गई छात्रा बन सकता था। कोई स्पेलिंग प्रतियोगिता का चैंपियन बन सकता था, कोई गणित में दक्ष हो सकता था, तो कोई बास्केटबॉल का सितारा बन सकता था। ऐसे इलाकों में सिर्फ़ 1-2 लोग ही मैकेनिक का काम करते थे और टीचर भी ज़्यादा नहीं होते थे। इन स्थानीय नायकों के पास अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक विजेता की तरह भरपूर आत्मविश्वास का आनंद उठाने का अवसर होता था। हो सकता है कि इसी वजह से प्रतिष्ठित लोगों के बीच छोटे कस्बों में पैदा हुए लोगों का प्रतिदिन प्रतिनिधित्व आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप मूल रूप से आधुनिक न्यूयॉर्क से हैं, तो आप जैसे 20 लोग और हम में से ज़्यादातर लोग अब शहरों में रहते हैं। इससे भी बड़ी बात ये है कि अब संसार के लगभग 700 करोड़ लोग डिजिटल माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप भले ही किसी भी चीज़ में कितने भी दक्ष हों या अपनी उपलब्धियों को कैसे भी आँकते हों, पर आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिल जाएगा, जिसके सामने आप अक्षम नज़र आएँगे। जैसे आप एक अच्छे गिटार वादक हो सकते हैं, पर आप जिमी पेज, मशहूर अंग्रेज़ संगीतकार या जैक व्हाइट जाने-माने अमेरिकी संगीतकार और गीतकार नहीं हैं। ये भी करीब-करीब तय है कि आप अपने गिटार वादन से स्थानीय पब में कोई धूम मचाने वाले नहीं हैं। इसी तरह आप एक अच्छे वा बावर्ची हो सकते हैं, पर दुनिया में महान बावर्ची की कोई कमी नहीं है।
आपकी माँ द्वारा पकाई गई फ़िश करी, उनके अपने कस्बे में कितनी भी मशहूर रही हो, पर आज के ज़माने में उपलब्ध मौसमी की फ़ेनी और स्कॉच आइसक्रीम के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। किसी माफ़िया डॉन की सौदागर नौका, ट्रैकियर याच दूसरों की तुलना में कहीं अधिक भड़कीली और बड़ भे बैडगी किस्म की होती है। तो जुनूनी प्रवृत्ति का कोई सीईओ बड़ी पेचीदा किस्म की घड़ी पहनता है और जब भी उसे उतारता है तो लकड़ी और स्टील से बने एक अलवेले डिब्बे में रखता है, जो घड़ी से भी ज़्यादा महँगा होता है। यहाँ तक कि हॉलीवुड की सबसे आकर्षक फ़िल्म स्टार भी एक दिन दुष्ट प्रवृत्ति वाली औरत में तब्दील हो जाती है और फिर पागलों की तरह अपनी झूठी शान का दिखावा करते हुए दूसरों को नीचा दिखाती रहती है। और आपका करियर उबाऊ और अर्थहीन है। घर सँभालने का आपका कौशल दोयम दर्जे का है। आपकी पसंद वाहियात है, आप अपने दोस्तों के मुकाबले कहीं अधिक बेडौल हैं। और आपकी पार्टियों में आना किसी को पसंद नहीं है। भले ही आप कनाडा के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, पर कोई और व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है और उसके सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। हम सबके अंदर एक आलोचक होता है, जो ये सब अच्छी तरह जानता है और आपको इसके बारे में निरंतर आगात करना उसकी प्रवृत्ति है। ये हमारी दोयम दर्जे की कोशिशों की खूब निंदा करता है और इसे चुप कराना अक अक्सर बहुत मुश्किल होता है। सबसे बुरी बात तो ये है कि ऐसे आलोचकों का होना ज़रूरी भी है। दुनिया में घटिया कलाकारों बेसुरे संगीतकारों जिन्होंने बावर्चियों, नौकरशाही प्रवृत्ति वाले बेकायदा प्रबंधकों, छिछोरे उपन्यासकारों और विचारधाराओं से ग्रस्त थकाऊ प्रोफ़ेसरों की कोई कमी नहीं है। नीचे चीज़ों और लोगों के गुणों में बहुत फ़र्क होता है। बेसुरा वाहियात संगीत हर जगह श्रोताओं के लिए यातना जैसा होता है। ठीक से डिज़ाइन ना की गई इमारतें भूकंप के हल्के झटके से धराशायी धराशायी हो जाती हैं। योद दोयम दर्जे की गाड़ियाँ जब दुर्घटना का शिकार होती हैं, तो अपने ड्राइवर की जान ले लेती हैं। असफलता दरअसल वो मूल्य है, जिसे हम मानकों को बनाए रखने के लिए चुकाते हैं और चूँकि दोयम दर्जे की हर चीज़ के परिणाम कतई अच्छे नहीं होते, इसलिए मानकों का होना ज़रूरी है। हमारे चैटजीपीटी हम सबके अंदर एक आलोचक होता है से लेके ज़रूरी है तक। इसका शॉर्ट समरी मतलब 10 सेकंड में समझाओ, क्या बोलना चाह रहा है ऑथर? अच्छा, हमारे जीवन के परिणाम हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं होते और ना ही कभी होंगे। संसार के कुछ एक लोग ही लगभग सारा उत्पादन करते हैं और जो विजेता होते हैं वे सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ खुद ले लेते हैं। हैसियत के मामले में निचले स्तर पर होना किसी काम का नहीं होता। निचले स्तर पर अटके लोग नाखुश होते हैं। वे अधिक बीमार पड़ते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता और ना ही कोई उन्हें प्रेम करता है। वे उस निचले स्तर पर रहकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और एक दिन वहीं मर जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इंसान के अंदर मौजूद आत्मघाती आलोचक एक विनाशकारी कहानी बुनने लगता है। जीवन ऐसा खेल है जहाँ किसी एक व्यक्ति की जीत का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति की हार।
यहाँ अयोग्यता सिर्फ़ एक दोस्त के अलावा कुछ और नहीं है। जानबूझकर अनजान बने रहने के अलावा भला ऐसा क्या है जो इंसान को ऐसी तिरस्कारपूर्ण आलोचना से बचा सकता है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य हासिल करने का यही एक विश्वसनीय तरीका है, यानी एक झूठ को अपना सहारा मान लो। ऐसा ऐसा कहकर मनोवैज्ञानिक सकारात्मक भ्रम की सिफारिश करते हैं। भला इससे अधिक भयानक, मनहूस और मनहूस और निराशाजनक दर्शन और क्या हो सकता है? हालाँकि इनमें खराब हालाँकि नहीं, सॉरी, हालात इतने खराब हैं कि सिर्फ़ एक भ्रम ही आपको बचा सकता है। तो लीजिए, ये रहा एक वैक वैकलिप क्या वैक वैकल्पिक दृष्टिकोण, जिसके लिए किसी भ्रम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में हमेशा कमज़ोर पत्ते ही आते हैं, तो हो सकता है कि आप जिस खेल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कपट हो रहा हो। शायद अनजाने में ये कपट आप ही कर रहे हों। यदि आपके अंदर की आवाज़ आपको अपने प्रयासों या अपने जीवन पर या इस संसार और जीवन के महत्व पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देती है, तो शायद आपको इस आवाज़ को सुनना बंद कर देना चाहिए। अगर आपके अंदर का आलोचक हर किसी के बारे में निंदापूर्ण बातें कहता है, भले ही सामने वाला कितना भी सफल हो, तो स्वयं सोचें कि वो आलोचक कितना विश्वसनीय होगा। हो सकता है कि उसकी सारी निंदापूर्ण टिप्पणियाँ बुद्धिमत्तापूर्ण बातें नहीं बल्कि सिर्फ़ बकवास हों। आपको संसार में खुद से बेहतर लोग हमेशा मिलेंगे। ये शून्यवाद का एक ठप्पा या अतिरिक्त अर्थ है। भला किसे पता है कि कौन किससे कितना बेहतर या बदतर है। इस तरह के कथन पर सबसे उचित प्रतिक्रिया ये नहीं है कि सब बेकार है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी बेवकूफ़ व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है, जब उसे हर चीज़ बेकार और अर्थहीन लगे। अपने आप से बात करते हुए स्वयं को महत्वहीन बताने का अर्थ अपने अस्तित्व की बुद्धिमत्तापूर्ण आलोचना करना नहीं है, ये तो बस आपके तार्किक दिमाग की एक छिछोरी चाल है। कई अच्छे क्षेत्र अच्छाई या बुराई को आँकने के लिए बनाए गए ऊँचे मापदंड यूँ ही नहीं होते। वो कोई भ्रम नहीं है, उनका होना ज़रूरी है। आप फ़िलहाल जो भी कर रहे हैं, अगर वो आपको सारे उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ ना लगा होता, तो फ़िलहाल आप वो कर ही नहीं रहे होते। अच्छाई या बुराई से मुक्त विकल्प का विचार अपने आप में एक विरोधाभास है। किसी चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू को आँकना उससे जुड़ा कर्म करने की पहली शर्त है। इसके अलावा हर गतिविधि उपलब्धि के आंतरिक मापदंड को अपने साथ लेकर आती है। अगर कोई कार्य करना संभव है, तो ये तय है कि वो बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी। कोई भी कार्य करने का अर्थ है कि उसे पहले से तय कुछ मूल्यों के अनुसार किया जाएगा। उस कार्य को अधिक कुशलता एवं अ, सुरुचिपूर्ण ढंग से भी किया जा सकता है। चैटजीपीटी सुरुचिपूर्ण का मतलब क्या है? शॉर्ट में बताओ? ओके, ओके, ठीक है। और काम, कुशलता एवं कम सुरुचिपूर्ण ढंग से भी। हर खेल सफलता और असफलता के अवसरों के साथ ही आता है। गुणवत्ता में अंतर सर्वव्यापी है। गुणवत्ता में अंतर सर्वव्यापी है। इस लाइन का मतलब क्या है चैटजीपीटी?
ओके, ओके। अगर कोई चीज़ बेहतर या बदतर होती ही नहीं, तो कुछ भी करने का कोई मतलब ना बनता। फिर ना तो अ, फ अरे! नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। फिर ना तो कोई मूल्य होता है और ना ही कोई अर्थ। अगर कोशिश करने से भी कोई सुधार नहीं आता, तो फिर कोशिश करने की ज़रूरत ही क्या रह जाती? किसी भी चीज़ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पहले बेहतर और बदतर के बीच फ़र्क करने की ज़रूरत होती है। तो फिर आत्म चेतना की आलोचनात्मक आवाज़ को चुप कैसे कराया जाए? आखिर अंदर की इस आवाज़ द्वारा दिए गए अ, त्रुटिहीन संदेशों के तर्क में कमी कहाँ है? इसे समझने के लिए हम सफलता और असफलता जैसे पूर्णत सकारात्मक और पूर्णत नकारात्मक शब्दों पर चर्चा कर सकते हैं। सांसारिक अर्थों में आप एक व्यक्ति के रूप में या तो सिर्फ सफल हो सकते हैं या सिर्फ असफल। इसमें बीच का कोई विकल्प नहीं है। हालाँकि हमारे इस जटिल संसार में इस प्रकार का सामान्य कथन अनुभवहीन, अपरिष्कृत और यहाँ तक कि पुरुषवादी विश्लेषण की ओर संकेत करता है। इस दोहरी सिस्टम द्वारा मूल्य या हैसियत तय करने की प्रक्रिया में कई सीमाएँ और श्रेणियाँ सामने आती हैं, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी एक क्षेत्र में मिली सफलता या असफलता से ये तय नहीं होता कि इंसान अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल हुआ या असफल। ये तय करने का आधार कई क्षेत्र या फिर यूँ कहें कि कई अच्छे क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ आपकी स्वाभाविक प्रतिभा उपयोगी हो, जहाँ आपके पास अन्य लोगों के साथ विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने और समय के साथ खुद को बेहतर बनाने का मौका हो। जैसे वकालत एक अच्छा क्षेत्र है। इसी तरह चिकित्सा, नलसाजी, प्लम्बर, बढ़ईगिरी यानी कारपेंटर और शिक्षण जैसे क्षेत्र भी अच्छे हैं। संसार आपको कोई भी क्षेत्र चुनने की अनुमति देता है। अगर आप एक क्षेत्र में सफल नहीं होते, तो दूसरे क्षेत्र में कोशिश कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा क्षेत्र चुन सकते हैं जहाँ आपकी खूबियाँ काम आती हों, और अगर क्षेत्र बदलना भी काम नहीं आता, तो आप खुद कोई नया क्षेत्र तैयार करते करते हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक टॉयलेट शो देखा, सॉरी टैलेंट शो देखा, जहाँ अभिनय मूक अभिनय कर रहे एक कलाकार ने अपने मुँह पर पट्टी बाँध रखी थी और वो ओवन मिट्स ओवन वाले दस्ताने के साथ कुछ उल्टी-सीधी हास्यास्पद चीज़ें कर रहा था। ये बहुत ही अनपेक्षित पर मौलिक अभिनय था, जो उसके मामले में कारगर साबित हो रहा था। इस बात की संभावना भी ना के बराबर है कि आप सिर्फ़ एक ही क्षेत्र में सक्रिय होंगे। आपका एक करियर है, कुछ दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, निजी परियोजनाएँ हैं, कलात्मक और खेलकूद संबंधी अभ्यास हैं। आप चाहेंगे कि आप अपनी सफलता को आँकते समय ऐसे सभी क्षेत्रों पर विचार करें, जिनमें आपकी सक्रिय भागीदारी हो। कल्पना कीजिए कि आप इनमें से कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे, कुछ में ठीक-ठाक और कुछ में कमज़ोर हैं। शायद ये ठीक भी है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। भले ही आप ये कहें कि आपको हर क्षेत्र में विजयी होना है, पर हर चीज़ में विजयी होने का अर्थ ये भी हो सकता है कि आप कोई नया या कोई मुश्किल कार्य नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप विजयी तो हो रहे हैं, पर आगे ना बढ़ रहे हों, बेहतर ना हो रहे हों, और शायद विजयी होने का असली अर्थ आगे बढ़ना, वो बेहतर होना ही है। क्या पूरे कालचक्र में हमेशा विजय को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए? आखिरकार शायद आपको एहसास हो गया होगा कि आप जिस भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, उसके सभी छोटे-बड़े पहलू आपके लिए इतने अद्वितीय
अद्वितीय, इतने व्यक्तिगत हैं कि किसी और से उसकी तुलना करना कतई उचित नहीं होगा। शायद आपके पास जो है उसे ज़्यादा महत्व देने के बजाय आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जो आपके पास नहीं है। कृतज्ञता या आभार सचमुच काम आने वाली चीज़ है। ये आपको स्वयं को पीड़ित मानने और द्वेषपूर्ण बनने से बचाती है। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी दफ्तर में आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है पर उसकी पत्नी ने किसी और मर्द के साथ अरे रुको यार, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? जब पूछूँगा तो बोलना। हुँ। मर्द के साथ विवाहेतर संबंध बना रखे हैं, जबकि आपका शादीशुदा जीवन खुशहाल है। अब ज़रा स्वयं विचार कीजिए कि आप दोनों में से किसकी स्थिति बेहतर है। इसी तरह आप जिस फ़िल्म स्टार के दीवाने हैं, अगर वो एक बेहद अ, हठधर्मी व्यक्ति हो, जिसे शराब की लत हो और जो हमेशा नशे में गाड़ी चलाता हो, तो क्या आप उसके जैसा जीवन चाहेंगे? जब आपके अंदर का आलोचक किसी से तुलना करके आपको नीचा दिखाता है, तो ये दरअसल इस तरह काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये तुलना का एक मनमाना क्षेत्र प्रसिद्धि या शक्ति चुनता है। इसके बाद ये ऐसा व्यवहार करता है मानो बस यही एक क्षेत्र ऐसा है जो योग्य है। फिर ये आपकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जो उस क्षेत्र में सचमुच उत्कृष्ट है। अ, कई बार तो ये अ, इससे भी आगे जाकर आपके और उस व्यक्ति के बीच के फ़र्क को संसार द्वारा आप पर किए गए अन्याय का साक्ष्य मान लेता है। इससे जीवन में कुछ भी करने की आपकी प्रेरणा बहुत कमज़ोर हो सकती है। जो लोग स्वयं को इस दृष्टिकोण से आँकते हैं, वे अपने लिए चीज़ों को आसान बनाने के बजाय और मुश्किल बना लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तो ना हमारे अंदर व्यक्तित्वता होती है और ना ही हमारे पास पर्याप्त जानकारियाँ होती हैं। हमें स्वयं के मापदंड तय करने के लिए ज़रूरी बुद्धिमत्ता हासिल करने का समय ही नहीं मिला होता, जिसके परिणाम स्वरूप हमें दूसरों से अपनी तुलना करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मापदंड आवश्यक होते हैं। अगर मापदंड ना हो तो कुछ करने को बचेगा ही नहीं। जैसे-जैसे हम परिपक्व होते हैं, उतने उतने ही अधिक व्यक्तित्व और जानकार बन जाते हैं। फिर हमारे जीवन की स्थितियाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत होती चली जाती हैं, दूसरों की स्थितियों से तुलना करने योग्य नहीं रह जाती। अ, प्रतीकात्मक रूप से कहूँ तो इसका अर्थ ये है कि हमें अपने पिता का घर छोड़कर अपनी उनकी छत्रछाया से बाहर आकर अपने अस्तित्व की व्यक्तिगत अस्तित्व की अराजकता, अव्यवस्था का सामना करना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमें अपने पिता को पूरी तरह त्यागे बिना अपनी व्यवस्था बेतरतीबी पर गौर करना चाहिए। हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों की खोज दोबारा करनी चाहिए, जो हमारी अज्ञानता के कारण हमारे अतीत के धूल भरे खजाने में छिपे हुए थे। उन्हें बचाना चाहिए और उनके साथ अपने जीवन को एकीकृत कर लेना चाहिए। यही वो चीज़ है जो हमारे अस्तित्व को संपूर्ण और आवश्यक अर्थ देती है। आप कौन हैं? आपको लगता है कि आपको इसका जवाब मालूम है, पर हो सकता है कि ऐसा ना हो। उदाहरण के लिए आप या तो खुद अपने मालिक हैं या फिर अपने ही गुलाम हैं। आप खुद को आसानी से ये नहीं कह सकते कि क्या करना है और ना ही आप स्वयं को अपनी ही आज्ञा का कोई बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कम से कम आप अपने पति, पत्नी, बेटे या बेटी के मामले में जिस हद तक ऐसा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कतई नहीं। कुछ चीज़ों में आपकी दिलचस्पी होती है और कुछ चीज़ों में नहीं होती। आप अपनी दिलचस्पी बढ़ा या घटा सकते हैं, पर सिर्फ़ एक सीमा तक। कुछ गतिविधियों में आप हमेशा
शामिल होंगे और कुछ गतिविधियाँ आपको कभी अच्छी नहीं लगेंगी। आपका अपना एक स्वभाव है। ओके, रुको, रुको, सुनो ठीक है। आपको कभी अच्छी नहीं लगेंगी, यहाँ तक आज का रीडिंग है। तो अपना अभी देखो लास्ट चैप्टर का तो हम समझ गए थे, ठीक है? अ, ये जो अपना चैप्टर 4 है, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, ना कि दूसरों से। यहाँ से लेकर ये अच्छी नहीं लगेंगी तक, जी जितना मैंने पढ़ा, इसका पूरा समरी 1 से 2 मिनट के अंदर बताओ कि इस पूरे रीडिंग में क्या हमने पढ़ा? हुँ, हुँ, ओके। चलो गाइस टाइम ओवर, बाय बाय।